इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसकी पहली प्रश्नावली करेंगे, यानी प्रश्नावली 1.1। इसमें आप देख सकते हैं ये सब प्रश्न इस प्रश्नावली में है, तो इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। मैंने इस चैप्टर के परिचय का वीडियो बना दिया है और सभी उदाहरण का वीडियो भी बना दिया है। उसका लिंक आपको जो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, सारे वीडियोस इस चैप्टर के। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 कैसे करेंगे देखो। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और से भाग न हो, वो है अभाज्य संख्याएं। तो ये 2 से भाग दिया 70, 2 से भाग दिया 35, फिर 5 से भाग देंगे 7 और 7 से भाग देंगे 1। ठीक, ये आपको दिखाना पड़ेगा अगर कभी ये क्वेश्चन आता है इस तरह से। और ये हो जाएगा 2, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 दो बार इसलिए 2 की घात में 2 लिख दिया है। अब है 156। 156 इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तियाँ 6, 2 नम 18, 3 से भाग देंगे, 3 कम 3, 3 तियाँ 9, और फिर 13 से भाग देंगे, 13 कम 13। तो ये बन जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, है ना। 2 दो बार है तो 2 की घात 2 हो गया, गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तीसरा पार्ट यहीं पे कर देते हैं। 3, 8, 2, 5। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से भाग देने के लिए सम संख्या होनी चाहिए लास्ट में। 2, 4, 6, 8 ये 0 होना चाहिए, तो 2 से तो जाएगा नहीं भाग इसमें। 3 से जाएगा क्या? 3 से पता करने के लिए इनके अंकों को आपस में जोड़ो। 8 3 11, 12 13, 13 5 18, जोड़ के 18 आ रहा है ना। 18 में 3 से भाग चला जाता है, तो इसमें भी चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। ये अलग बात है, आप चाहो तो 5 से देखो, 5 से जाएगा ये तो समझ आ रहा है ना। तो आप 5 से पहले दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 7 35, फिर आया ये 3 2, 5 6 के 30, और 2 5 5 बचे 25। फिर 5 से भाग जाएगा इसमें, 5 एकम 5, 2 6, 5 बचे 25, 5 दिया 15। फिर 3 से भाग दे दो इसमें, 3 से तो खैर समझ आ ही रहा है कि 3 से जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा, 17 3 51, और अब 17 से जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सबसे छोटे से ही पहले देना है, आप तो बड़े से भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्रम सही रखना। यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो ये क्रम सही रखना। तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा, देखो 3 दो बार है ना, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये ज़्यादा पास पास हो गया, अलग से ही लिखते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ठीक है, परफेक्ट। अगला है 5005।
5005, इसको 5 से भाग दे सकते हैं क्योंकि साफ दिख रहा है 5 से जा रहा है ये। अब ये ध्यान रखना 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अगर आप अंकों को जोड़ें 1001 तो ये जोड़ के 2 ही आ रहा है, तो 2 3 से कटता नहीं है ना, तो यानी 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से देख लो, 7 एकम 7, 3 0 7, हाँ 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 7 तिया 21, फिर ये जा रहा है 11 से, 11 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से, 13 एकम 13। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अगला पार्ट है इसका 7429। ओके, 7429। ओके, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या है जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है, वह 2 से जाते हैं, 2 से जाएगा नहीं। 3 से देखो, 7 4 11, 12 13, 13 और 9 22, ओह 3 से भी नहीं जाएगा ये। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 से जाने के लिए अंत में 05 होना चाहिए। 7 से देखें, 7 एकम 7, 7 छः 42, वो 7 से भी नहीं जा रहा है। फिर 11 से देखें, 11 से भी नहीं जा रहा है। देखो 11 का नियम क्या होता है, 11 का नियम है कि हम इनको प्लस करो, इनको प्लस करो और माइनस कर दो, माइनस करके 4 आ रहा है। ये 11 से कटना चाहिए, तो 0 आए या फिर 11 से कटे, लेकिन 4 आ रहा है, ये नहीं, 4 11 से भाग जाएगा इसमें, यानी 11 से ये नहीं कटेगा। 13 से देखें, 13 से तो भाग देखना पड़ेगा, तो 13 छः 13 पचे 65, फिर 9 2, 13 से भी नहीं जाएगा। देखो हम किस किस से ट्राई कर रहे हैं, हम केवल अभाज्य संख्याओं से ट्राई करेंगे। 2 3 5 7 11 13, अब इसके बाद 17 से ट्राई करते हैं। तो 17 से अगर हम देखें इसको क्या जाएगा, 17 चौको 68, फिर 6 2, 17 तिया 51, 17 7 100, ओह 17 से जा रहा है, वेरी नाइस। लेकिन उसके लिए आपको पहाड़े आने चाहिए। 17 तिया 17 चौको 68, फिर 6 2, 17 तिया 51, 11, 17 7 119। अच्छा, क्या दोबारा 17 से जा रहा है, 17 दूनी 34, नहीं अब नहीं जाएगा। अब 17 के बाद अगला है 19 है, अगली अभाज्य संख्या 19 से ट्राई करके देखते हैं जा रहा है इससे, मैं बस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 19 दूनी 38, हाँ 19 से जा रहा है, 19 दूनी 38, 5 7 19 तिया 57, और फिर 23, 23 एकम 23। तो देखो आप ही के सामने मैंने ये हल किया है, मुझे पहले से नहीं पता था इसका क्या क्या आंसर आएगा, तो जैसे मैंने जिस तरह से किया है आप भी उसी तरह से करना, और ये हो जाएगा, इसको थोड़ा लिखते हैं दूर, सत्रह गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। और इस तरह से ये पहला प्रश्न पूरा हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं है। ओके, मतलब ये है, हमने ये जांच करना है, होता ही है वैसे। पहला पार्ट है 26 और 91। 26 ये 2 गुणा 13 होता है, और 91 क्या होता है, 13 सत्ते 91। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एचसीएफ
HCF क्या होता है? देखो HCF होता है जो दोनों में हो और छोटी पावर लेते हैं। तो दोनों में तो 13 है, छोटी पावर तो खैर दोनों की एक ही जैसी पावर है तो वो ले लेंगे। एलसीएम, एलसीएम में आता है सब कुछ, तो 2 यह आएगा, फिर 7 भी आएगा, और 13 दोनों में है तो ये भी आएगा। अक्सर बड़ी पावर लेते हैं, पर बड़ी पावर जो है दोनों की एक जैसी पावर है तो वही लेंगे हम। और ये आ जाएगा क्या? एलसीएम 7 दूनी 14, तेरह, ये 182। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ ये आ चुके हैं। अब हमने इनका करना है, सत्यापन करना है, जांच करनी है कि इनका गुणनफल, ये जो संख्याएं हैं इनका गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको सत्यापित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, छब्बीस गुणा 91। 26 गुणा 91 क्या होगा? तो 26 ही कम 26 का 6 ऐसे लगा 2, 26 नमे 234, 2 236। ठीक है, ये आ गया है। ओके, तो ये तो हमने लिख दिया है। अब इसकी बात करते हैं। एचसीएफ गुणा एलसीएम, 13 गुणा 182, 13 दूनी 26 का 6, 2, 13 104, 106, 10, 13 कम 13, 10 23। ठीक, ये आ रहे हैं ना एक जैसे, तो हम ये कहेंगे कि इसीलिए ये बराबर ये, और इसको हम लिख सकते हैं कि ये सत्यापित हो चुका है, या हेंस वेरीफाइड लिखते हैं वैसे एक्चुअली, हेंस वेरीफाइड, सत्यापित हो चुका है ये। ओके नेक्स्ट, अच्छा आप इसको पूरा लिखना चाहो पूरा भी लिख सकते हो। हिंदी में इसका थोड़ा अजीब सा शब्द है, हिंदी में जो है वेरीफाई करने को हम पूरा लिख सकते हैं कि यह सत्यापित हो चुका है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, और इसकी जगह पे सिंपली आपने ये लिखना है वेरीफाइड, तो ये भी चलेगा, वेरीफाइड। ओके, अगर आप एच वी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, खैर ये हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे किया है ये आप देख लो। सेकंड पार्ट, 510 और 92। तो सबसे पहले 510, इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं क्योंकि हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा 2 दूने 4, 2 5 10, ये 5 से भाग देंगे तो बनेगा 5 5 25, 5 कम 5, 3 से भाग देंगे 17, 17 से भाग देंगे 1। तो क्या है ये? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ओके, 92, 2 से भाग देंगे 46, 2 से भाग देंगे 23, 23 से भाग देंगे 1। तो ये हुआ 2 की घात 2 गुणा 23। सब ठीक ठाक है यहाँ तक। अब HCF, HCF होता है, दोनों में होना चाहिए और छोटी घात, तो दोनों में 2 है, छोटी घात इसकी है, तो HCF हो गया 2, और कुछ भी दोनों में नहीं है। एलसीएम में आता है सब कुछ, सब कुछ आएगा और बड़ी वाली घात आती है। देखो 2 यहां भी है तो बड़ी वाली घात आएगी, 3 5, क्योंकि एलसीएम में सारा आता है। ठीक है, 17 और 23। अब हम गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये हुआ 2 दूने 4,
4 पच्चे 20, 20 तियाँ 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, तो 17 छके 102 हो गया यहाँ तक। और इसमें 23 का गुणा करना है, 23 जीरो का 0, 23 दूने 46 और 23 एकम 23। ठीक है, तो ये HCF आ चुका है, LCM आ चुका है। और अब हमने सत्यापन करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इनका और इनका गुणनफल। तो ये क्या आएगा, ये होगा 0, 51 दूने हुआ 102, 10 और 51 गुणा 9 कितना होता है, 459, 469। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का गुणा करके। और अब हमने HCF और LCM का गुणा करना है, HCF गुणा LCM, यानी इन दोनों का गुणा, 2 गुणा तो ये होगा 23 दूने 46, 46 दूने 92, 0। ये हो चुका है इनका गुणा। ठीक है, और आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, या पूरे लाइन अगर लिखना चाहो लिख सकते हो कि इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, और ये भी वेरीफाई हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो हेंस वेरीफाइड। ओके, और अब हमारे पास है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो से जाएगा ये, 2 एकम 2, 1 3, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 छको 8, फिर 2 से 4, 2, 2 से भाग देंगे फिर 21, 3 से 3 से 21 और 7 से 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा 2 की घात क्या है, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब है 54, 54 2 से भाग देंगे 27, 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 दिया 9, फिर 3 से 3 कम 3, तो ये होगा 2 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक ठाक। अब इनका HCF निकालते हैं। HCF दोनों में होना चाहिए, और छोटी घात तो 2 इधर भी है, और छोटी घात ये वाला है, तो ये हम लिख देंगे। फिर 3 इधर भी है, और छोटी घात वाला ये है, तो ये हुआ 2 तियाँ 6। और LCM में आता है सब कुछ और बड़ी घात। सब कुछ यानी देखो 2 इधर भी है, पर बड़ी घात वाला ये है, हो गया 2 का काम। 3 इधर भी है, और बड़ी घात ये है, और 7 आएगा, क्योंकि सब कुछ आएगा। ये हुआ 16, है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हुआ 16, 3 की घात 3 हुआ 27 गुणा 7, तो ये हो जाएगा गुणा करके 16 सते 112, और 27 दूने 54 का 4, 5, 27 कम 27 5 32, 3 27 कम 27 3 30। ओके, तो HCF निकालना था, ये आंसर आ गया, LCM निकालना था, ये आंसर आ गया। लेकिन अभी हमने क्या करना है,
सत्यापन करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर हम देखते हैं, तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हैं 336 और 54। ओके, तो ये आएगा गुणा करके 54 चुके 324 का 4, 32, 162 और 32, 194, 19, 162 और 181। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके आ गया है। अब HCF गुणा LCM, HCF 6 है और LCM ये है। तो ये होगा 24 छक्के होता है 144, 6 18, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, यानी ये भी सत्यापित हो चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि दो संख्या को गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आ चुके हैं, और यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है। सिंपली वेरीफाइड भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हिंदी में बड़ा लंबा है ये, और इनका सत्यापन हो चुका है इस तरह से, तो बेस्ट है इस तरह से लिखना। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इन प्रश्नों को हम कैसे करें। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ओके, तो फर्स्ट है, तो यहाँ पर इनके पहले ये 12, 15 और 21। ओके, तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 12 क्या होता है, 2, 2, 3, 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है। 15 तो सिंपल है, 15 3 और 5 का गुणा कर देते हैं, 3 5। 21, 3 7 21। ठीक है, तो HCF क्या होगा, HCF के लिए मैंने क्या बताया था, क्या बताया था कि तीनों में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, और सबसे छोटी घात होनी चाहिए। तो देखो, 2 तो तीनों में नहीं है, तो उसे नहीं ले सकते। 3 इधर भी, इधर भी, इधर भी है, बिल्कुल। और घात छोटी की तो क्या बात करनी, क्योंकि सब में एक 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 घात है, तो यानी HCF हो गया 3। ठीक है, सब में होना चाहिए, तो 3 इधर भी, इधर भी, इधर भी है, और छोटी घात ये। और LCM, LCM, LCM में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो 2 से शुरुआत करते हैं, 2 की घात 2 लेंगे हम। 3 इधर भी, इधर भी, इधर भी है। जब ऐसा हो तो सबसे बड़ी घात देखते हैं, और बड़ी घात तो क्या देखनी, सबकी एक जैसी है। फिर 5, 5 इधर है, और 7। ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42। तो ये आंसर आ चुका है। चाहो तो अलग से लिखना चाहो लिख सकते हो, कि इसीलिए HCF बराबर 3, LCM बराबर 420, और ये आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट, 17 23 29। 17, इसको ऐसा लिख सकते हैं। 23 को भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया।
इनका कोई ऐसा गुणनखंड नहीं होता है कि मतलब ऐसे फैक्टर इनके गुणनखंड नहीं होते कि हम कुछ ऐसा करके सीधा अब अपने आप में अभाज्य है तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया है, यहाँ तक सब ठीक है। अब HCF जो तीनों में है, तो क्योंकि देखो वन वन तो खैर सभी का ही सभी में होता है, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो फिर वन होता है इस केस में HCF। ओके, अगर आप ये नहीं भी लिखते, वन अगर हम नहीं भी लिखते तो भी देखो, क्योंकि यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वन कॉमन होता है, ये समझ लो आप। तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम में सब कुछ आता है, तो देखो वन लिखने की जरूरत तो है नहीं। 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, क्या होगा? 17 गुणा 23 होता है क्या? 391। 9 कम 9, 9 9 में 81, 9 3 27, 35, 2 कम 2, 78, 9 3 8 5 13, 11, 1 1 3 3 9। ओके, ये आ चुका है एलसीएम। और आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो अलग अलग आंसर लिख दो ऐसे करके, या फिर अलग से लिख के जैसे हमने इस तरह से लिखे हैं ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न, अगला पार्ट इसी का 8 9 25। 8 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो सीधा इसको मैं 2 की घात 3 लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना है। 8 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2। नहीं समझ आ रहे तो ऐसे कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भाग दिया, 2 चौको 8, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 की घात 3। 9 होता है 3 गुणा 3 यानी 3 का वर्ग, और 25 होता है 5 का वर्ग। ठीक है, HCF तीनों में होना चाहिए, तो तीनों में तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 5 है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं जो तीनों में है। तो जब कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं होता है तो उस केस में HCF 1 आता है, ध्यान रखना। LCM, LCM में सब कुछ होता है, तो 2 यहाँ पे 2 की घात 3 है ना, कहीं और तो है नहीं, लेकिन हम सब लेते हैं इसमें। फिर 3 लेंगे, 3 की घात 2 है इसमें, और अब 5 है, 5 की घात 2 है। तो ये हो जाएगा क्या? 8 गुणा 9 गुणा 25, और ये हुआ 25 200, 9 दूनी 18, 1800। ओके, तो फाइनल आंसर HCF 1 है और LCM 1800। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो यहां पर इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है और हमने इन संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो जब भी हमारे पास संख्याएं दी हो, HCF दिया हो, तो LCM हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अगर LCM दिया हो तो HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, हम नॉर्मल नहीं करेंगे इसे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो ये लिखो कि संख्याएं क्या हैं। दो संख्याएं जो दी हैं कौन कौन सी हैं? 306 और 657। इनका HCF दिया है और इनका LCM हमने ज्ञात करना है। समझ गए ना? अब देखो फॉर्मूला ये होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM का गुणनफल। तो हम लिखेंगे HCF इंटू LCM बराबर जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल।
ठीक है। एचसीएफ हमारे पास है 9, एलसीएम हमने ज्ञात करना है और संख्याएं हैं 306, 657। तो एलसीएम हो जाएगा 306 गुणा 657/9, 3 तिया 9, 102, 3 से ये भी कटेगा, 3 दूने 6, ये। और अब इनका आपस में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 418, 438, 43, 438, 4, और इसमें 4 जोड़ें, ये हो गया है। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। तो सिंपली मतलब कैलकुलेशन है, आप कर लेना आराम से। यहाँ पे इनका गुणा करना है, किन किन का, 102 और 219 का। बाकी इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ऑलराइट, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है? देखो क्वेश्चन में आपको समझाता हूं क्या है। 0 पे समाप्त होने का क्या मतलब है, ये इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम n का मान रखते हैं, मान लो कि हमने n का मान 2 रखा, तो इसका विस्तार जब हम करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 6 गुणा 6 करेंगे हम, तो ये हुआ 36, है ना। जब हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216। जब हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1296। फिर हम 5 रखेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो यही है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम ऐसा करते जाएं तो क्या कभी ऐसा होगा, क्या कभी ऐसा होगा कि अंत में, आप देख रहे हैं यहाँ पे अंत में, यानी जो ये है इसके अंत में क्या है, 6 है ना, इसके अंत में क्या है 6, इसके अंत में क्या है 6। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि आप रखते जाएं, 5 रखो, 10, 15, 20,000, 10,000 ये रखो, क्या कभी ऐसा होगा कि हम उसको सॉल्व करें और लास्ट में 0 आ जाए? तो ये पहली बात तो है कि नहीं होगा। आप भी समझ रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे कि हम बहुत सारे 6 अगर हम आपस में लेते हैं और उनका आपस में गुणा करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि गुणा करके जो हल आएगा वो अंत में उसका 0 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी यहां से दिख रहा है कि अंत में 6 ही होगा, चाहे आप कितने भी 6 लो। ठीक है, तो ये 0 से समाप्त नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई जिसके अंत में 0 हो आता है, उसकी उसमें क्या होना चाहिए, उसमें 2 और 5 होने चाहिए अभाज्य गुणनखंडों में। मान लो कि अगर मैं बात करूं 10 की, तो 10 क्या होता है, 2 गुणा 5 होता है ना। ऐसे अगर मैं 20 की बात करूं, तो 2 गुणा 5, तो आया ना इसमें 2 और 5। अगर मैं बात करूं 180 की, इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, निकालेंगे, तो यह आएगा क्या, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर यहां पे आप देखें कि यहां पे 2 है और 5 है, तो यानी कभी भी अगर 0 आपको दिखे किसी भी संख्या के अंत में और आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकालें, पक्की बात है, 100% ये होगा कि उसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे क्या है, 6 है, 6 होता है 2 गुणा 3, होता है ना 2 गुणा 3। यहां पे तो केवल 2 और 3 है, 5 तो है नहीं, और 5 तो है नहीं, और 5 कभी आएगा भी नहीं, है ना भाई, क्यों आएगा। लेकिन आप ये कहोगे कि आप कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 5 कभी नहीं आएगा यहां पे, मतलब जैसे 2 गुणा 6, 2 और 3 है, ठीक है, 2 गुणा 3 की घात n है,
तो यहाँ पर चाहे n कुछ भी हो, तो यहाँ पे 2 और 3 ही होंगे, उनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे इसके गुणनखंड करो, इसमें 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, है ना। 2 की घात 4, 3 की घात 4, ये होगा ये। तो आप कितनी भी बड़ी संख्या लें, 6 की घात कुछ भी रख दें, उसमें 2 और 3 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। मतलब 5 जो हमें चाहिए वो नहीं आएगा, है ना, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और तो जो मैं ये दावा कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं आएगा, और ये एक प्रमेय है, और उस प्रमेय का नाम है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ही हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 2 और 3 के अलावा कुछ और नहीं आएगा, और कुछ और नहीं आएगा तो 5 भी नहीं आएगा। तो जब 5 आएगा ही नहीं तो 0 कैसे होगा? समझ गया ना आप बात को? तो जो अभी मैंने इतना सारा कहा है, अब उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, और इस तरह से हम लिखेंगे। प्रॉपर वे में मैंने लिखा है, बिल्कुल आपको यही फॉलो करना है। तो हम लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि शून्य से समाप्त होने वाली किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होते हैं। बिल्कुल इन्होंने 2 और 5 ने होना ही होना है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है उसके अनुसार क्या होगा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही होंगे, केवल 2 और 3 ही होंगे, 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 ही होंगे, चाहे कुछ भी रख दो आप n। जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि एक बार अभाज्य गुणनखंड जो हो गए वो हो गए, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वही होते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। क्रम बदल जाएगा अलग बात है, 3 पहले पहले लिख दो, 2 बाद में लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी यहाँ पे 5 आ जाए या 7 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 की घात चाहे कुछ भी लगा दो आप, 2 और 3 के अलावा कुछ भी और नहीं आएगा। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यहां पर हमने वही लिखा है, ठीक है। और 5 नहीं होगा, और क्योंकि शून्य होने के लिए 2 5 दोनों चाहिए ना, पर 5 तो है नहीं यहाँ पे, इसीलिए n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। बात समझ आ गई? ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो, ये है, इसमें से अगर हम 13 कॉमन लेते हैं, 13 यहाँ भी है, तो अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 11 यहाँ बचेगा, प्लस लगाएंगे हम, और 1 यहाँ बचेगा। ये तो समझ गए ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ, अब ये देखो, ध्यान से सुनो इस बात को, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब कम से कम 2 ऐसे गुणनखंड होते हैं जो एक ना हो, मतलब एक के अतिरिक्त कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याओं के। मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 को लिख दो 1 गुणा 5 और आप बोल दो कि भाई ये हमने 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया तो ये भाज्य संख्या नहीं, एक नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। और यहां पर देखो, एक ये है और एक ये है, ना ये एक है ना ये एक है, तो यहां पर ये जो संख्या है ये 2 संख्याओं का गुणनफल है एक के अतिरिक्त, तो हम कहेंगे कि यह एक भाज्य संख्या है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि यह संख्या, जो ये संख्या है, इसको हमने ऐसे लिखा ना, 2 संख्याओं का गुणनफल है, एक ये संख्या एक ये संख्या, एक के अतिरिक्त, है ना, एक के अतिरिक्त 2 संख्याओं को गुणनफल है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। बहुत सिंपल, ऐसा ही लिखना है बस। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे करना है। 5 4 3 2 1 प्लस 5, यहां हम क्या करेंगे, दोनों में 5 कॉमन है, यहां बचा 7 गुणा 6, 5 बाहर आ गया, 4 3 2 1 1, फिर प्लस है 1। तो यहां पर एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो वही हम लिखेंगे कि यह संख्या 2 संख्याओं को गुणनफल है एक के अतिरिक्त, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हमारे पास अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ओके, तो यहां पर कोई ये मैदान है, यहां से चलना शुरू किया सोनिया एंड अमित, इस तरफ चले, सेम टाइम में चलना शुरू किया। सोनिया 18 मिनट लगाती है चक्कर पूरा करने में और अमित लगाता है 12 मिनट। तो यहां से जब चलना शुरू करेंगे वो, तो देखो सोनिया थोड़ा स्लो रनिंग कर रही है, अमित थोड़ा तेज रनिंग कर रहा है। तो अमित ज़्यादा चक्कर लगा देगा, सोनिया थोड़ा कम चक्कर लगाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर वो दोनों के दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे आपस में। तो क्वेश्चन यही है कि कितने समय बाद वो वापस मिलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आंसर होता है इसमें, इनका हम निकालेंगे LCM। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना? 18 मिनट। अमित द्वारा लिया गया समय कितना? 12 मिनट। तो जब तो दोनों मिलेंगे, वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय के बाद? LCM लेंगे हम 18 मिनट और 12 मिनट का, इसके बाद। ठीक है, अब हमने इनका LCM निकालना है। तो 18 होता है, ध्यान रखना 18 को ध्यान रखना, इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकालेंगे। तो 18 क्या होता है? 18 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1, तो ये हो गया 2 गुणा 3 की घात 2, है ना। सिलेबस में ये है, इससे करेंगे हम LCM, इस बात का ध्यान रखना। और 12 है, 12 क्या है? 2 से भाग दिया 6, 2 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1, तो 2 की घात 2 गुणा 3, है ना। तो LCM क्या होगा इनका? 18 और 12 का LCM क्या होगा? सिंपली लिख दो LCM। तो देखो LCM दोनों में हम ये देखते हैं कि बड़ी घात कौन सी है। तो बड़ी घात वाला ये है, और यहाँ 3 की बड़ी घात ये है। तो ये होगा 2 दूने 4, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 मिनट के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट, सोनिया और अमित 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है, जो हमारा आंसर हम कह सकते हैं। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आपको वीडियो कैसा लगा है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई है समझने में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।